बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 की वीडियो समरी की वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समरी में ही हम जब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो हर तरह की नॉर्मेलिटी सामने आ जाती हैं और काफ़ी हद तक चैप्टर जो है वो समरी से ही हो जाता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले शुरू में जो उन्होंने बताया था कि ओवरऑल जो हमारी एरिथमियाज में या रिदम में जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको हम एरिथमिया कहते हैं उनकी रीजंस क्या हैं। जनरल रीजंस पहले 5 उन्होंने पहले पैराग्राफ में बताई हुई है। नंबर 1, एबनॉर्मल रिदम ऑफ द पेस मेकर, यानी पेस मेकर सिग्नल से भेज नहीं रहा, पहली वजह। दूसरी वजह शिफ्ट ऑफ द पेस मेकर, यानी पेस मेकर अपनी ओरिजिनल जगह से कहीं और चला गया है। तीसरी वजह एबनॉर्मल पाथवेज, यानी पेस मेकर तो सही काम कर रहा है, जगह भी सही है, लेकिन जो पाथवे अडॉप्ट कर रहे हैं सिग्नल्स वो सही नहीं है। और तीसरा जो पाथवेज है वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं। और चौथा कोई स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस की नहीं, यानी पेस मेकर सही काम कर रहा है, पाथवे भी सही जा रहा है, लेकिन कहीं पे कोई और स्पॉन्टेनियस इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं। तो ये रीजन है। फिर उसके बाद डिस्कस किया टैकीकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट को कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज हार्ट रेट को कहते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। अगर 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं टैकीकार्डिया हो गया, और अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो हम कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया हो गया। टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट क्यों होता है? बेसिकली जब इंक्रीज टेम्परेचर होता है तो वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, उसमें इंक्रीज हार्ट रेट होता है। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम रेगुलेट होते हैं किसी भी सिचुएशन में, इमरजेंसी में, एक्सरसाइज में, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो वो भी कई दफ़ा टैकीकार्डिया कॉज कर देता है। और तीसरा, कार्डियक मसल्स की डिबिलिटी। क्या मतलब है कि कार्डियक मसल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो एक दफ़ा में थोड़ा ब्लड फ्लो कर पा रहे हैं, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पंपिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन में कम ब्लड जा रहा है तो ब्लड फ्लो की डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, तो हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। ये ब्रेडिकार्डिया है, सॉरी टैकीकार्डिया है। फिर ब्रेडिकार्डिया की क्या रीजन है? इसकी ऑलमोस्ट ऑपोजिट होंगी। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था तो ब्रेडिकार्डिया में वेगस स्टिमुलेशन हो जाती है। और इसी तरह से यहाँ पे मसल्स की डिबिलिटी थी तो इसके अंदर मसल्स की स्ट्रेंथ होती है। तो यानी कि जब जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर हार्ट के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो एथलीट्स के अंदर अक्सर हमारे पास ब्रेडिकार्डिया होता है, यानी कि डिक्रीज हार्ट रेट होता है उनके अंदर। अच्छा, अभी जो वेगल स्टिमुलेशन है ये आमतौर पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो स्टिमुलेशन होती है, वेगल स्टिमुलेशन, वो हो रही होती है यहाँ पे। इसमें उन्होंने एक सिंड्रोम का, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम का जिक्र किया हुआ है। इसमें कैरोटिड के जो बेरो रिसेप्टर्स है उसकी एक एब्नॉर्मेलिटी है कि वो जो बेरो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल्स ही ऐसे भेजते हैं कि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करवा देते हैं। जाहिर बात है ये ब्लड के प्रेशर को चेक कर रहे होते हैं, तो अगर ये सिग्नल्स भेजना शुरू कर दें तो बॉडी को लगेगा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो फिर हार्ट रेट को कम करने की जरूरत है, और हार्ट रेट को कम करेंगे एज रिजल्ट ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो अगर ये ज़्यादा सिग्नल्स भेज दें बेरो रिसेप्टर्स, इस बीमारी को कहते हैं कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। अच्छा, आगे आते हैं कार्डियो टैकीमीटर क्या होता है। बेसिकली कार्डियो टैकीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हाइट ऑफ द वेव्स को भी चेक कर रही होती है और क्यूआरएस वेव्स के बीच के गैप को भी चेक कर रही होती है। तो इस तरह ईसीजी को ये देख रही होती है। अच्छा, थोड़े थोड़े से ईसीजी को भी डिस्कस साथ साथ करते रहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। अगर हम ब्रेडिकार्डिया की ईसीजी देखें तो उसमें हम देखेंगे हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, वेव्स करीब करीब है, सॉरी टैकीकार्डिया की जिसमें इंक्रीज हार्ट रेट है। और अगर ब्रेडिकार्डिया की देखेंगे तो ये हमारे पास साइनस ब्रेडिकार्डिया है जिसमें ईसीजी में हार्ट रेट स्लो हुआ हुआ है और जो क्यूआरएस वेव्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जिक्र किया हुआ उन्होंने आपके पास साइनस एरिथमियाज में। साइनस एरिथमियाज क्या है कि आपके रेस्पिरेशन के साथ जो आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इसके साथ जो आपके हार्ट रेट का रिदम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा होता है। असल में दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक क्वाइट रेस्पिरेशन होती है और एक डीप रेस्पिरेशन होती है। जो नॉर्मल इंसान कर रहा होता है वो क्वाइट रेस्पिरेशन है, और जो बहुत ज्यादा सांस को अंदर लेना बाहर निकालना, जो गहरे सांस लेना, उसको हम कहते हैं डीप रेस्पिरेशन। डीप रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास जो हार्ट रेट है, असल में जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हार्ट रेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है। नॉर्मली तो बहुत थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज कर रही होती है, अप टू 5%, लेकिन जब डीप हो जाती है हमारे पास रेस्पिरेशन तो फिर एक्सपायरेशन भी ज्यादा हो जाती है, इंस्पायरेशन भी ज्यादा सांस अंदर ले रहे हैं, ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं, हार्ट रेट पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है, अप टू 30% हार्ट रेट पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसकी एक वजह ये भी होती है, एक तो प्रेशर्स का चेंज हो रहा होता है, एक वजह ये भी हो रही होती है कि जब आपकी जो ब्रीदिंग सिग्नल्स होते हैं ये कुछ ना कुछ स्पिल ओवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स चले जाते हैं हार्ट रेट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करने के। उसकी एग्जांपल ये देखें, जब क्वाइट रेस्पिरेशन चल रही थी तो हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब डीप रेस्पिरेशन शुरू की तो हार्ट रेट काफी कम हुआ, फिर काफी ज्यादा, काफी कम, काफी ज्यादा। इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन जब डीप हो गई तो हार्ट रेट में ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो गया। यहाँ पे हमने कहा 5%, यहाँ पे हमने कहा अप टू 30% चला जाता है। तो ये हमने देख लिया कि क्या फर्क पड़ा। अच्छा, उसके बाद ये बंडल ऑफ हिज क्या होता है। जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है उसका एक और नाम है बंडल ऑफ हिज। इस बंडल की अब यहाँ पे हमने ब्लॉकेज को डिस्कस करना है। ये बेसिकली पेज नंबर 156 जो आपको गाइडन का इसमें है। अच्छा, इसकी ब्लॉकेज से क्या होता है। अच्छा, पहले तो बात है कि ये पार्शली ब्लॉक भी हो सकता है, कंप्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन ब्लॉक होता है किस वजह से? इस्कीमिया
इस्कीमिया यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, किसी भी किस्म के कोई कैल्शियम का प्लेक बन रहा है जो कि कंप्रेशन कर रहा है, किसी कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। एग्जांपल लिखी हुई मायोकार्डिटिस यानी कि इन्फेक्शन हो जाए, उसकी जो इन्फ्लेमेशन होगी उससे ये ब्लॉक हो सकता है। या स्टिमुलेटरी बंडल यानी कि ये जो यही जो हमने पढ़ा था कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा होता है बंडल, इतना एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रही होती है एवी बंडल की कि उसकी वजह से आपके पास ये वेगस स्टिमुलेटरी ऑफ एवी बंडल। वेगस स्टिमुलेटरी का क्या मतलब है कि उसको कम किया जा रहा होता है, यानी कि हार्ट रेट को कम करने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले सिग्नल्स जा रहे होते हैं, तो हार्ट रेट को यहाँ पे वेगल स्टिमुलेशन, तो हार्ट रेट को कम करने के लिए वेगल स्टिमुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना हार्ट रेट को कम कर देती है कि एवी बंडल कंडक्शन करना ही छोड़ सकते हैं, ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये बंडल ऑफ हिज में ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज किस किस तरह की होती है, उसकी 3 हमारे पास डिग्रीज हैं। पहले आती है फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जाहिर बात है जब भी ब्लॉकेज होगी एवी बंडल की तो एज अ रिजल्ट QRS है वो हमारा लेट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली होता है क्या है, जब पी वेव प्रोड्यूस होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, साथ ही वेव पहुंच जाती है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होती है, तो पी वेव की थोड़ी देर बाद QRS वेव आ जाती है। अब और ये जो इंटरवल होता है जिसमें पी वेव और सेगमेंट हमारे पास पी वेव और QRS के बीच का सेगमेंट आ रहा होता है, इसको हम कह रहे होते हैं PR इंटरवल, जो नॉर्मली हमारे पास 0.16 सेकंड्स का होता है। अब अगर कोई ऐसी ब्लॉकेज आ गई है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गई लेकिन वेंट्रिकल थोड़ी देर बाद डीपोलराइज हो रही है, वहां तक मैसेज थोड़ी देर बाद पहुंच रहा है, तो क्या होगा, पी वेव और QRS वेव में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में हम कहते हैं कि जो PR इंटरवल है वो 0.2 सेकंड हो जाता है, यानी QRS कॉम्प्लेक्स इतना थोड़ा सा दूर हो जाता है। फिर आती है सेकंड डिग्री ब्लॉक। सेकंड डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, जो PR इंटरवल है वो 0.25 से 0.45 तक बढ़ जाता है। इसमें फिर क्या होना शुरू होता है, कुछ देर बाद एक आधा QRS मिस भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब QRS मिस हो जाता है किसी भी हार्ट बीट में तो हम उसको कहते हैं वो ड्रॉप बीट कहलाती है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है वीडियो के अंदर। अच्छा, उसको हम कहते हैं ड्रॉप बीट। अच्छा, अब ये 2 तरह की हो सकती है, टाइप 1 हो सकती है, टाइप 2 हो सकती है। टाइप 1 में क्या होता है कि हर अगली वेव में PR इंटरवल मजीद बढ़ता चला जाता है और इवेंचुअली एक QRS मिस हो जाती है। फिर दोबारा PR नॉर्मल से थोड़ा, मतलब मिसाल के तौर पे PR 0.16 है, अगली में 0.18 हुआ, अगली में 0.2 हुआ, फिर 0.25 हुआ, और फिर करते करते इतना हो गया कि एक QRS मिस हो गई। जब QRS मिस हो गई तो फिर दोबारा 0.16 और फिर बढ़ते बढ़ते एक और QRS मिस। ये हो गया टाइप 1। और जो टाइप 2 होता है जिसको हम वेंक बैच पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन कंडक्टिव पी वेव्स होती हैं कि जी 3 पी वेव्स के बाद QRS नहीं होगा, फिर एक के बाद QRS होगा, या 2 पी वेव्स के बाद QRS नहीं होगा, फिर एक QRS होगा। तो एक फिक्स्ड रेशियो होती है इसमें। अच्छा, 2 तरह की हो गई, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया जिसमें एक आधा QRS मिस होना शुरू हो जाता है, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में थर्ड डिग्री ब्लॉक में ये कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है आपके पास इसकी एवी बंडल की। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेंट्रिकल्स एस्टैब्लिश। फिर क्या होता है, जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई तो एट्रिया से कोई सिग्नल वेंट्रिकल्स के पास नहीं जा रहा, फिर वेंट्रिकल्स अपने ही सिग्नल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। 15 to 40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से वेंट्रिकल्स पंप करना शुरू कर देते हैं। वेंट्रिकल्स कहते हैं भाईजान आप नहीं कोई सप्लाई दे रहे तो हम फिर अपना काम तो खुद ही करेंगे, जाहिर सी बात है, हमने मरना तो नहीं है। लेकिन हकीकत में 72 बीट्स पर मिनट होती है नॉर्मल, जब क्योंकि ये तो आपके पास पेस मेकर दे रहा होता है, आपके पास ऐसे नोड दे रहा होता है, लेकिन अगर ऐसे नोड खत्म हो जाए, मतलब काम करना छोड़ दे, फिर एवी नोड इतना तेज तो नहीं कर पाता। बहरहाल 15 to 40 बीट्स पर मिनट कुछ ना कुछ गुजारा कर ही रहता है ये भी। अच्छा, जब एवी मतलब ऐसे नोड से सिग्नल आना बंद होते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि असल में होता ही है जब ऐसे नोड स्पेस में अगर बना हुआ है वही सिग्नल्स दे रहा है तो वेंट्रिकल जनाब रिलैक्स करना शुरू होते हैं। फिर जब ऐसे नोड देना छोड़ता है ना, कुछ देर तो वेंट्रिकल इंतजार करते हैं कि शायद ऐसे नोड से आ जाए, ऐसे नोड से आ जाए, ऊपर सुस्ती भी चढ़ी होती है वेंट्रिकल्स को। लेकिन जब थोड़ी देर ना आए, 5 से 10 सेकंड या 10-20 सेकंड ना आए, फिर वेंट्रिकल्स कहते हैं यार कोई मसला बन गया, फिर वेंट्रिकल खुद पंप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो थोड़ा सा डिलेड पंपिंग हुई है, ये जो थोड़ी देर बाद हुई है, ये क्यों हुई है कि वो जो ऐसे नोड था वो डोमिनेट किया हुआ था और इसको सुलाया हुआ था, सुस्त किया हुआ था। तो इसको हम कहते हैं ओवर ड्राइव सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, ओवर ड्राइव सप्रेशन। और ये जो थोड़ी देर बाद जाके इसकी वजह से ये डिले आ रहा होता है। अच्छा, फिर ये जो डिले आता है ना, इस डिले में जाहिर बात है थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्रेन वगैरह में, इससे कई दफा फेंटिंग हो जाती है। इस फेंटिंग को हम कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। अच्छा, और ये चंद सेकंड बाद जब इसने खुद से अपनी पंपिंग शुरू कर ली, तो ये जो खुद पंपिंग करना शुरू कर देता है, हम कहते हैं कि वेंट्रिकल जो है वो एट्रिया के ऐसे नोड के असर से निकल गया, अब खुद ही काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप।
ठीक हो गया। फिर आगे 158 पेज पे इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। ये बेसिकली क्या होते हैं? ब्लॉकेज इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द वेंट्रिकल्स के जो वेंट्रिकल्स के जो कंडक्टिंग, पहले हमने एवी बंडल के कंडक्टिंग सिस्टम को, यानी कि एट्रिया के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम था उसके ब्लॉकेजेस को पढ़ा। अब हम कह रहे हैं कि वेंट्रिकल्स का जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके अंदर भी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं और उनको हम नाम क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। अच्छा, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सिस्टोल या एक्टोपिक बीट या प्री मेच्योर बीट, ये बेसिकली क्या होती है? ये एक जो नॉर्मल बीट होनी होती है उससे थोड़ा पहले एक बीट हो जाती है, हम कहते हैं ये प्री मेच्योर बीट है। ये किसी भी, असल में जो आपका एवी नोड है या आपका जो एसए नोड है उसके ऊपर नहीं, बल्कि कंडक्टिंग सिस्टम में कोई ना कोई और जगह होती है जो काज से बाहर होकर एवी नोड वाला काम करने की कोशिश करती है। यानी एसए नोड ने एक बीट करवाई, अभी थोड़ी देर तक उसने एक और बीट करवानी थी जिसको हमने नॉर्मल बीट कहना था, लेकिन किसी भी जगह ने थोड़ी पहले एक और बीट करवा दी, किसी भी जगह ने सिग्नल्स प्रोड्यूस किए और एक और एक्स्ट्रा बीट करवा दी, तो उस जगह को हम कहते हैं एक्टोपिक फोकाई। और ऐसी जो बीट होती है इस बीट को हम कहते हैं प्री मेच्योर बीट, कि असल में इस टाइम में बीट नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ये जल्दी हो गई है थोड़ी सी, तो ये प्री मेच्योर बीट है। अच्छा, अभी जो एक्टोपिक फोकाई था ये क्यों बनता है? किसी भी एरिया पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, नंबर 1 यानी एरिया ऑफ इस्कीमिया। नंबर 2 कैल्सिफाइड प्लेक्स की वजह से, कहीं पर कोई ऐसी वजह बनी है कि वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, कैल्सिफाइड प्लेक्स हो गए हैं। और नंबर 3 कोई ड्रग्स दिए हैं जिनकी टॉक्सिक इरिटेशन है, उसकी वजह से भी हमारे पास ये एक्टोपिक फोकाई बन सकता है। अच्छा, जब एक फिर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉम्पनसेटरी पॉज क्या होता है? जब एक प्री मेच्योर बीट हो गई तो फिर उस प्री मेच्योर बीट और नेक्स्ट नॉर्मल बीट के बीच में एक गैप आता है ताकि हार्ट ने, जारी बात है, एक प्री मेच्योर बीट बर्दाश्त की है, थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए, तो एक वो जो हल्का सा गैप आता है उस गैप को हम कहते हैं कंपनसेटरी पॉज। अच्छा, अब इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो प्री मेच्योर बीट्स होती हैं, ये हम कहते हैं कि कॉमन होती हैं, वैसे एथलीट्स में भी होती हैं, हेल्दी लोगों में भी होती है, लेकिन इसकी वजह कॉफ़ी या अल्कोहल या स्मोकिंग या लैक ऑफ स्लीप या कुछ ड्रग्स, ये वजूहत हो सकती हैं आपके पास इस चीज़ की, यानी कि प्री मेच्योर बीट्स की। अच्छा, जब आपके पास एक प्री मेच्योर बीट हो रही है, अब इसमें क्या बात आती है? देखें, जब नॉर्मल बीट होनी थी उस वक्त तो वेंट्रिकल्स ने पूरी तरह फुल होना था, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करना था, पूरी पल्स जानी थी आपकी बॉडी में, लेकिन इसमें अभी हो सकता है वेंट्रिकल्स पूरी तरह फिल ही नहीं हुए, पहली एक प्री मेच्योर बीट हो गई, तो इस प्री मेच्योर बीट के नतीजे में कई दफ़ा पल्स फील नहीं होती लेकिन हार्ट बीट कर जाता है, यानी एक दफ़ा हार्ट बीट करके लेकिन पल्स फील नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं पल्स डेफिसिट। अच्छा, फिर इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस में जो कि एवी नोड से या एवी बंडल से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, पी वेव कई दफा छुप जाती है, कि ये मतलब एवी बंडल या एवी नोड से इस तरह की प्री मेच्योर बीट शुरू हुई है, तो फिर पी वेव जो है आपकी, जो एट्रिया की डीपोलराइजेशन होनी थी उस टाइम पे, तो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा, तो इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव को छुपा लेता है। आमतौर पर ये होता है ना, जब पूरी एट्रिया की डीपोलराइजेशन हो जाती है फिर वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन शुरू होती है, लेकिन इसमें तो किसी एबनॉर्मल जगह ने कोई कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा दी है, तो इसमें क्यूआरएस पहले बन गया भाई, या पी वेव के साथ ही क्यूआरएस भी बन गया, तो पी वेव इसमें छुप जाती है आपकी ईसीजी में, कई दफा आपको पी वेव नहीं नजर आती क्यूआरएस की वजह से। अच्छा, फिर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज, अब इसकी वजह से नुकसानात क्या क्या होते हैं? जो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये इसके अंदर प्रोलॉन्ग क्यूआरएस होता है, पहली चीज। दूसरी, हाई वोल्टेज होती है क्यूआरएस की। तीसरा, ऑपोजिट टी वेव होती है। अच्छा, ये बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब रीपोलराइजेशन का पैटर्न चेंज, अभी डीपोलराइजेशन का पैटर्न चेंज हुआ ना, जाहिर सी बात है किसी एबनॉर्मल जगह ने डीपोलराइजेशन कॉज कर दी है, तो जब एबनॉर्मल जगह डीपोलराइजेशन कॉज कर देगी तो रिपोलराइजेशन भी चेंज, उसका पैटर्न भी चेंज हो सकता है। जब रिपोलराइजेशन का पैटर्न चेंज होता है तो ये ऑपोजिट टी वेव बनती है। एग्जैक्टली ऑपोजिट टी वेव किस तरह से बनती है इसका कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस हो गया। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ये प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिनको हम पीवीसीज भी कहते हैं, ये आपके पास फिब्रिलेशन भी कॉज कर सकते हैं। फिब्रिलेशन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, विक्टोरियल एनालिसिस जो है हमारे पास, विक्टोरियल एनालिसिस हमें पता चल सकता है कि ये एक्टोपिक फोकाई या प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ओरिजिन कहाँ पे है हार्ट में, ये हमें विक्टोरियल एनालिसिस पता चल सकता है। किस तरह पता चलता है वीडियो में डिस्कस कर लिया। फिर डिलेड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कॉज लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स। जारी बात है, जब रिपोलराइजेशन डिले होगी तो क्यूटी लॉन्ग, क्यूटी सेगमेंट जो था हमारे पास लॉन्ग हो जाएगा, तो सॉरी क्यूटी इंटरवल, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स होते हैं हमारे पास डिलेड रिपोलराइजेशन में, जिसको हम LQTS कहते हैं। तो LQTS कॉजेस एरिथमियास कॉल्ड एज टॉर्सोडिस डी पॉइंटिस। इसको हमने ट्विस्ट पॉइंट्स को, मतलब इस तरह की इसकी ट्रांसलेशन है, तो लेकिन हमने सिंपली वो वर्ड लिख दिया जहाँ पे जो गाइड में मेंशन हुआ है। फिर LQT इज रेयरली इनहेरिटेड ड्यू टू, अच्छा ये तो, अच्छा अब इसकी रीजंस पे आ जाते हैं हम कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की रीजंस क्या होती हैं। तो वो लिखा हुआ है कि इनहेरिटेड तो ये कम ही होती हैं, रेयरली इनहेरिटेड होती हैं ये, और जब इनहेरिटेड होती हैं तो कुछ म्यूटेशंस की वजह से, जाहिर सी बात है जेनेटिक 10 डिफरेंट म्यूटेशंस हो सकती हैं जिनके नतीजे में आपके पास LQTs हों, और अगर ज़्यादा म्यूटेशंस हैं तो ज़्यादा LQTs आ रही होंगी, तो इंटेंसिटी मैटर कर रही होती है कितनी म्यूटेशंस हैं।
अच्छा, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि रेयरली इनहेरिटेड होती है, मोस्टली एक्वायर्ड होती है ये। अब एक्वायर्ड किन चीज़ों की वजह से होती है? एक्सेस एंटी एरिथमिक ड्रग्स ले रहे हैं या एक्सेस एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या कोई इस तरह की वजह जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड हो जाती है। अच्छा, इसके नतीजे में फिब्रिलेशन हो गई तो सडन डेथ भी हो सकती है। और अगर किसी के अंदर एलक्यूटीज हैं तो वो एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम करती हैं, वैसे नॉर्मली एज सच बंदे को शायद इफेक्ट ना कर रही हूँ। फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे कि अगर तो एक्यूट एलक्यूटीज हैं तो हम मैग्नीशियम सल्फेट या एंटी एरिथमिक ड्रग्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर क्रोनिक हैं, ज़्यादा देर के लिए तो फिर हम सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑफ कार्डियक डिफिब्रिलेटर ही कर देते हैं कि हम इम्प्लांट, क्योंकि फिब्रिलेशन कॉज हो जाती है तो फिर हम कार्डियक डिफिब्रिलेटर को सर्जिकली इम्प्लांट कर देते हैं। फिर आता है पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया बेसिकली क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है इंक्रीज्ड हार्ट बीट। पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया होता है कि कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज हुई फिर नॉर्मलाइज हो गई, फिर कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज हुई, यानी कि टैकीकार्डिया के शॉक्स आप कह सकते हैं। तो टैकीकार्डिया इन पैरोक्सिम्स ये क्यों होती है? ड्यू टू द सर्कस मूवमेंट्स। अच्छा, फिर टैकीकार्डिया एंड होती है एज द पेसमेकर रिटर्न्स बैक टू द नोड, यानी कि किसी भी अब ये होता क्यों है? ये जो इंटरवल्स में टैकीकार्डिया हो गई, इसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे ऐसे नोड आपका पेसमेकर था, लेकिन किसी और जगह ने पेसमेकर बनने का ऐलान कर दिया। अब जब तक उसने ऐलान किया तो कुछ देर के लिए टैकीकार्डिया रहा, जब तक फिर वो जब एबनॉर्मल एरिया थक गया वापस ऐसे नोड पे आ गया तो फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, तो टैकीकार्डिया दोबारा खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपके पास हो रहा होता है पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। अच्छा, इफ पी वेव इन एट्रियल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया इज इन्वर्टेड इट शोज दैट पेसमेकर इज नॉट नियर ऐसे नोड, यानी कि अगर ये जो एबनॉर्मल पेसमेकर बना है जो पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया कॉज कर रहा है ये ऐसे नोड के करीब होगा तो फिर तो पी वेव वही पॉजिटिव ही फॉर्म होगी ना, क्योंकि सिग्नल उसी तरह ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर पी वेव नेगेटिव बन रही है तो इसका मतलब है कि सिग्नल्स हैं वो कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि वेक्टर पहले अगर ऊपर से नीचे बन रहा था तो अब नीचे से ऊपर बन रहा है वेक्टर, क्योंकि पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव है। तो अगर अब नीचे से ऊपर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एबनॉर्मल पेसमेकर है वो ऐसे नोड से कहीं दूर है, ऐसे नोड के करीब कहीं नहीं है। ठीक, फिर आता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। ये बेसिकली क्या होते हैं? अगर एट्रियल या एवी नोडल पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया हो तो हम उसको सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं कि जो QRST है ये दे आर नॉर्मल। पी वेव मिसिंग हो रही होती है या ऑब्सक्योर हो रही होती है अगर आपके पास सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, क्योंकि दाई वजह वेंट्रिकल्स का काम तो नॉर्मल रहेगा ना, वो नॉर्मल हो रही होंगी लेकिन पी वेव मिसिंग हो जाएगी। अच्छा, ये आमतौर पे ये दिस अकर्स इन यंग पीपल और अदरवाइज इन हेल्दी पीपल। अच्छा, फिर वेंट्रिकुलर पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया के बारे में लिखा हुआ है, ये आमतौर पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डैमेजेस होती हैं उनके नतीजे में होता है, यानी कि एस्कीमिक डैमेजेस की वजह से होता है और ये फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इट अपीयर्स एज रिपीटेड प्रीमेच्योर बीट्स विदाउट नॉर्मल बीट्स इंटरस्पर्स्ड। अब बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आप इसको उसमें देखें PCG में देखें तो इसमें आपको लगेगा कि जैसे बहुत सारी प्रीमेच्योर, हमने प्रीमेच्योर बीट्स क्या पढ़ी थी कि नॉर्मल बीट ही थोड़ी पहले एक प्रीमेच्योर बीट आ जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल बीट्स भी होती हैं, लेकिन प्रीमेच्योर बीट की पी वेव नहीं उस तरह से बन रही होती। तो ये जो आपके पास पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया होता है इसमें आपको ऐसे लगेगा कि भाई काफी सारी प्रीमेच्योर बीट्स ही बनी जा रही हैं जिनके बीच में कोई नॉर्मल बीट नहीं आ रही। प्रीमेच्योर बीट बन रही है इसका मतलब है कि प्रॉपर इसकी पी वेव ना हो, ऐसी बीट्स बन रही हैं। तो ये हमें पता चलेगा आपके ECG पे जो आएगा उसका आपको बताया हुआ है। फिर जो आपके ट्रीटमेंट के ड्रग्स हैं इसमें लाइडोकेन है और एम्यूडारोन है। अब लाइडोकेन किस तरह से काम करता है? ये आमतौर पे सोडियम परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जाहिर सी बात है जब सोडियम परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मसल मेम्ब्रेन की, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। जो लाइडोकेन है ये डिक्रीज करता है। असल में ये जो लाइन थी मैं गाइडिंग आपको लाइन दिखा देता हूँ। लाइडोकेन डिप्रेसेस द नॉर्मल इंक्रीज इन द सोडियम परमेबिलिटी, इंक्रीज को डिप्रेस करता है, तो यानी कि सोडियम के परमेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। जब परमेबिलिटी को डिक्रीज करेगा तो जाहिर बात है कंट्रैक्शन और स्पीड से नहीं हो सकेगा कि टैकीकार्डिया कुछ ना कुछ ट्रीट हो जाएगा हमारे पास। और जो दूसरा है वो प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल एंड रिफ्लेक्टिव पीरियड। जब रिफ्लेक्टिव पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो जाहिर बात है अगर जल्दी कोई और वेव आ गई तो ये उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा और एज अ रिजल्ट टैकीकार्डिया जो है वो ट्रीट हो जाएगा। फिर आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली होता क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जो इम्पल्स होती है वो एक ही इम्पल्स जाती है, वो पहले फाइबर्स को एक्साइट करती है फिर री एक्साइट करना शुरू हो जाती है, यानी खत्म होने की बजाय वो दोबारा एक्साइट करी जाती है और मसल ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन वेंट्रिकल्स के मसल्स को दोबारा एक्साइट करती रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इशू कॉज कर सकता है। 4 to 5 सेकेंड ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉजेज अनकॉन्शियसनेस। क्योंकि होता क्या है कि
जब आपके पास ये फिब्रिलेशन हो जाती है ना, तो फिर जो सारे पूरा वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो वेव चली जा रही है, एक जगह पे गई वो हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी जगह पे गई वो हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब अगली कॉन्ट्रैक्ट हुई तो पिछली थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी थी। वो सारे के अंदर हर वक्त सिग्नल जाते हैं। वो हार्ट ना बस तकरीबन हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बस फिर यहीं पे रहता है, ना पूरी तरह खुल पाता है ना पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे अनकॉन्शियसनेस हो जाती है 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर ही। अच्छा, अब इसके कॉजेज क्या है? बेसिकली सडन इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाए तो वो आपके पास, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे ब्रेन या सॉरी ऐसे नोट से उस तरह से सिग्नल्स नहीं आ रहे, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल शॉक इस तरह का लगा, उन्होंने ऐसे सिग्नल्स आपके हार्ट में डाल दिए कि वो फिर आपस में सिग्नल्स चलते ही रहेंगे, तो उससे भी हो जाता है। या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट यानी कि इस्कीमिया ऑफ द हार्ट से भी हो सकता है। एक इसमें 60 साइकिल्स एसी करंट को डिस्कस किया हुआ है, वो गाइडन के अंदर एग्जांपल है, वो सारी एक्सप्लेनेशन पिछली यानी कि इस चैप्टर की जो प्रॉपर वीडियो है उसके अंदर मौजूद होंगी। इसमें सिर्फ हम एक समरी डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, सर्कस मूवमेंट्स किस वजह से हो रही होती हैं? या तो पाथवे लंबा हो गया जिसकी वजह से सर्कस मूवमेंट्स हो रही हैं। बेसिकली होता ही है ना कि जो इम्पल्स है वो वापस आ गई है, हालांकि अब रिफ्रैक्टरी पीरियड से मसल निकल चुका है। आमतौर पे क्या होता है, इम्पल्स वापस आती है, ये भी रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, इम्पल्स फॉत हो गई। अब हम कह रहे हैं कोई वजह ऐसी है कि जब इम्पल्स वापस आई तो रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म हो चुका था। इसका क्या मतलब है? इसकी क्या रीजंस है? नंबर 1, लॉन्गर पाथ है, कोई इम्पल्स किसी लंबे रास्ते से आ रही है। नंबर 2, लेसर रिफ्रैक्टरी पीरियड, या रिफ्रैक्टरी पीरियड ही छोटा था। नंबर 3, या इम्पल्स ही बड़ी स्लो आई, जिस वजह से जब वो पहुंची तो रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म हो चुका था। अच्छा, फिर इसमें आपके जो एसी करंट की एग्जांपल थी उसमें जो एक 2-3 पॉइंट्स थे आपने जो सिंपल देखने हैं वो मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअल आपको उसी वीडियो से मिलेगी। पहले क्या होता है, इम्पल्सेस ब्लॉक इन सम डायरेक्शंस। कुछ डायरेक्शंस में रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जहाँ पे इम्पल्स ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं होता तो वहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है, तो इम्पल्स जो है ना वो बिखर सी जाती है। दूसरा क्या होता है कि रैपिड हार्ट स्टिमुलेशन की वजह से कंडक्शन की वेलोसिटी स्लो हो जाती है और रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो जाता है, तो ये सर्कस मूवमेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तीसरा ये होता है कि रिफ्रैक्टिव एरिया जो है ना वो कुछ जगह रिफ्रैक्टेड एरियाज हैं, यानी रिफ्रैक्टिव पीरियड वहाँ पे चल रहा है, कुछ जगह पे नहीं चल रहा, तो इम्पल्सेस जो है वो डिवाइड होती चली जाती हैं। जब एक इम्पल्स ऐसी जगह पे जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एरिया होता है तो कुछ इम्पल्स इस तरफ चली गई, कुछ इम्पल्स इस तरफ चली गई, तो एक आने वाली इम्पल्स डिवाइड हो गई। उस तरह इम्पल्स बहुत डिवाइड होती चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट थे जो कि आपकी गाइड में डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, फिर लिखा हुआ है इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इर्रेगुलर ईसीजी हैज लार्जर वेव्स, यानी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब स्टार्ट होती है तो एक तो इसमें ईसीजी बिल्कुल इरेगुलर होगी और स्टार्ट में थोड़ी सी लार्जर वेव्स होंगी जो कि 0.5 मिली वोल्ट्स की होंगी, और फिर आहिस्ता हकीकत में तो 1 to 1.5 मिली वोल्ट्स की होती है ना, तो इसमें कम तो हुई हुई है, लेकिन स्टार्ट में फिर भी 0.5 मिली वोल्ट तक की बन रही है और फ्यू सेकंड्स लेटर 0.2 to 0.3 मिली वोल्ट की, यानी बिल्कुल ही फारेगी हो जाती है। ईसीजी भी बना खत्म हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है हर वक्त सिग्नल फिर ही चले जा रहे हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ईसीजी बेचारी को मिलता ही कुछ नहीं है। अच्छा, फिर हम इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ 1000 वोल्ट का करंट हम डालते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए 1000th पार्ट ऑफ अ सेकंड के लिए डालते हैं। इससे क्या होता है, सारे वेंट्रिकल्स एकदम डीपोलराइज हो जाते हैं और फिर इकट्ठे उन सबका रिफ्रैक्टरी पीरियड आ जाता है, तो 1 मिनट के लिए ये जो घूम फिर रही थी ये सारी कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि इकट्ठा रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। वरना कहीं पे रिफ्रैक्टरी पीरियड होता था, कहीं पे नहीं होता था, फिर जहाँ पे नहीं होता था जब वहां पे आता था तो पिछली वाला खत्म हो चुका होता था, तो ये ड्रामा चल रहा होता था। तो हम एक शॉक देते हैं ताकि सारा डीपोलराइज हो जाए और फिर सारे में रिफ्रैक्टरी पीरियड एकदम आ जाए। अच्छा, इसके लिए हम लोग डीसी करंट यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बर्न्स को अवॉइड करने के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अच्छा, फिर इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर क्या होता है, ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो हम अंदर प्लेस कर देते हैं। ये डिवाइस क्या करती है, खुद ही फिब्रिलेशन को सेंस करती है, यानी कि वो आपके हार्ट की सरफेस के ऊपर है, ये सेंस करती है फिब्रिलेशन हो रही है, उसने खुद ही करंट छोड़ना है और डिफिब्रिलाइज कर देना है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। और अब बल्कि जो मॉडर्न आईसीडी आ रहे हैं, आईसीडी से मुराद इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ये जो एडवांस आ रहे हैं इनके अंदर ये एबिलिटी भी मौजूद होती है कि इसको अगर आप रिब केज से बाहर भी प्लेस कर दो तो ये इसके इलेक्ट्रोड अंदर जाकर काम कर रहे होते हैं, यानी हार्ट की सरफेस के ऊपर हमें नहीं प्लेस करना पड़ता है, एक मामूली जो सर्जरी से हम इसको प्लेस कर पाते हैं। अच्छा, फिर पंपिंग द हार्ट बाय हैंड कैन रिवाइव द हार्ट। अगर हार्ट में डिफिब्रिलेशन हो गई है इसके बाद
1 मिनट से ज़्यादा डिफिब्रिलेशन रही है, हार्ट बेचारा बंद हो गया है, तो हम हाथों से पंप करना शुरू कर देते हैं ताकि ब्लड सप्लाई थोड़ी नॉर्मल हो और फिर बाद में हम डिफिब्रिलेट भी कर दें। तो ये जो हम अच्छा फिर एक तो सर्जरी कर रहे हैं तो हाथों से पंप करना शुरू कर देते हैं। एक और मैकेनिज्म है जिसमें उसमें हम बाहर से चेस्ट पे प्रेशर डालते हैं, रेस्पिरेशन के साथ साथ प्रेशर डाल रहे होते हैं हम। एक तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करवाते हैं उस बंदे को ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए, दूसरा हम बाहर से प्रेशर डाल रहे होते हैं, वो बाहर से पंप कर करके हम उसके हार्ट को चला रहे होते हैं। इसको करने के बाद काफ़ी देर करने के बाद फिर हम हार्ट की डिफिब्रिलेशन करते हैं ताकि नॉर्मल हार्ट का अपना फंक्शन शुरू हो जाए। इस सारे प्रोसीजर को यानी कि पंपिंग ऑफ हार्ट बाय द अप्लाइंग प्रेशर ऑन द चेस्ट प्लस डिफिब्रिलेशन, इसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। ठीक हो गया, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन भी समझ आ गया। फिर एट्रियल फिब्रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ये पहली बात तो ये कि वेंट्रिकल्स को इफेक्ट नहीं कर रही होती। दूसरी बात ये कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है वो वेंट्रिकल्स की फिब्रिलेशन जितनी डेंजरस नहीं होती, ये इतनी लीथल नहीं होती, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है ना, तो इसमें वेंट्रिकल्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, यहाँ एट्रियल नॉर्मल काम नहीं कर रहा, तो ये होगा कि वेंट्रिकल्स में थोड़ा कम ब्लड आएगा, पंप तो ब्लड हो जाएगा ना, थोड़ा कम कम पंप होगा, चलो तो प्रॉपर इफेक्टिवनेस नहीं होगी या आप कह देते हैं एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन सालों तक भी बंदा ऐसी फिब्रिलेशन के साथ नॉर्मल मतलब जिंदगी गुजार सकता है। अच्छा, ईसीजी इन एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है इसमें पी वेव जो होती है ये फॉत हो जाती है। पहले क्यूआरएस वेव खत्म हुई थी, हमने कहा था क्यूआरएस वेव 0.5 मिली वोल्ट की रह गई या तकरीबन 0.2 से 0.3 मिली वोल्ट की रह गई, और एट्रियल फिब्रिलेशन में हम कहते हैं कि पी वेव जो होती है वो या खत्म हो जाती है या बहुत ही लो रह जाती है। फिर एट्रियल फिब्रिलेशन इफेक्ट्स द सिस्टम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, पहले मैंने आपको कहा कि ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट नहीं करेगी, अब ये इफेक्ट किस तरह से कर रही है। पहली बात तो ये कि ये जब वेंट्रिकल्स को सिग्नल मिलेंगे तो वेंट्रिकल नॉर्मली अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस लिहाज से तो इफेक्ट नहीं किया कि वेंट्रिकल नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस लिहाज से इफेक्ट जरूर किया है कि किस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज अब नॉर्मल हो जाती है। यानी कभी जाहिर बात है सिग्नल्स दरम बरम हो रहे हैं एट्रिया के अंदर, कभी उन्होंने वेंट्रिकल्स को फौरन सिग्नल दे दिया, वेंट्रिकल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर गए, कभी थोड़ी देर तक वो घूम फिर रहे हैं सिग्नल्स, थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल्स तक आए तो वेंट्रिकल थोड़े लेट कॉन्ट्रैक्ट कर गए, लेकिन जब सिग्नल्स वेंट्रिकल तक आ जाएंगे फिर नॉर्मल क्यूआरएस फॉर्म होगा, वेंट्रिकल्स प्रॉपर काम ही करेंगे। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद आगे आता है एट्रियल फिब्रिलेशन का जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे ही इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे हमने वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के लिए यूज किया था वैसे ही इलेक्ट्रिकल शॉक यहाँ पे भी यूज करते हैं। ये तो हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें इंक्रीज हार्ट रेट तो है लेकिन कभी एकदम बढ़ रहा है, कभी थोड़ा स्लो हो रहा है, कभी मतलब वेंट्रिकल को समझ कुछ नहीं आ रही। फिर एट्रियल फ्लटर क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर तो डिस्पर्स्ड वेव्स हर जगह फिर रही थी, एट्रियल फ्लटर में जो होती हैं वो इंपल्सेस जो होती है ना वो आपके पास एक सर्कल में एक प्रॉपर तरतीब से चलती चली जाती हैं, तो इसमें भी होता टैकीकार्डिया ही है। याद रखें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में सब में टैकीकार्डिया हो रहा है, इंक्रीज हार्ट रेट है। वैसे एट्रियल फ्लटर में ज्यादा टैकीकार्डिया होता है, हार्ट बीट यानी कि एट्रिया की अगर आप बीट्स की बात करें तो वो 200 to 350 बीट्स पर मिनट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा भी हो जाती हैं एट्रियल फ्लटर के अंदर। तो इसमें सिंपली इंक्रीज हार्ट रेट होता है आपके पास, और एक रेशो होती है कि जी इतनी पी वेव्स के बाद आपके एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर इतनी पी के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। खैर एट्रियल फ्लटर में एक बहुत रिदम के साथ टैकीकार्डिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन में बगैर रिदम के टैकीकार्डिया है। फिर आता है कार्डियक अरेस्ट। असल में क्या होता है? अगर बॉडी हार्ट के अंदर एक नॉर्मल रिदम स्पॉन्टेनियसली खत्म हो जाए, इसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसको हम ट्रीट करते हैं एक बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर के। अगर हार्ट का जो अपना पेस मेकर है वो सही काम नहीं कर रहा तो हम बाहर से एक आर्टिफिशियल पेस मेकर प्लेस कर देते हैं जो कि उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ये चैप्टर नंबर 13 की समरी थी।